अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्टरॉम के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, जो हमारा टॉपिक है वो है स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान की मुआशियत। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली क्या है, इसमें सरमायाकारी कौन करते हैं, इन्वेस्टमेंट किस तरह आती है, क्या स्टॉक एक्सचेंज के बढ़ने से हमारे जो मुआशी हालात हैं या महंगाई, इन्फ्लेशन, यूटिलिटी बिल्स या टैक्स निज़ाम, उन पर कोई असरात मुरतब होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज बढ़ने से जो गैर मुल्की सरमायाकारी है, इन्वेस्टमेंट है, वो पाकिस्तान में आती है। इसका हमारी इकॉनमी से क्या ताल्लुक है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और जो लोग स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी करते हैं वो लोग कौन है और इसमें सरमायाकारी किस तरह होती है, इस पर भी गुफ्तगू होगी। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जहां से मिर्जा साहब, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एसडी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद सफदर साहब, आप एफसी हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। जहां से मिर्जा साहब सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। सर, ये स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली क्या है और इसमें कौन लोग सरमायाकारी करते हैं? स्टॉक एक्सचेंज आजकल तो खास तौर पे बहुत एक आम फहम चीज़ है हर घर में, और टीवी पे खास तौर पे हमारे सियासी प्लेटफॉर्म में तो इसको हमेशा यूज़ किया जाता है अपनी प्रमोशन के लिए या अपनी सक्सेस बताने के लिए। स्टॉक एक्सचेंज जी किसी भी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट एवेन्यूज होते हैं लोगों के लिए, जहाँ पे वो इन्वेस्ट करके अपना रिटर्न हासिल कर सकते हैं। और ऑन द कॉन्ट्री, ऑन द अदर साइड, कंपनीज के लिए पैसा रेज करने के लिए डिफरेंट एवेन्यूज होते हैं। कंपनी सबसे पहले अपना पैसा लगाती है, उसके बाद वो अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाती है, उसके बाद अगर उसको मजीद पैसा चाहिए होता है तो वो स्टॉक्स अपने पब्लिक को दे के पैसा रेज करती है। तो वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे कंपनीज के वो शेयर जो कि वो पब्लिक को दे के पैसा रेज करना चाहें, वो स्टॉक एक्सचेंज है। और उस स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने के लिए हर आम आदमी जो भी रेजिडेंट ऑफ द कंट्री और इवन फॉरेनर्स, उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें, रिटर्न हासिल करें। ये मोटिवेशन जो देते हैं लोग स्टॉक एक्सचेंज के बंदे होते हैं, ये हुकूमत की तरफ से को राग़िब किया जाता है लोगों को, सरमायाकारों को इस तरफ सरमायाकारी करें? नहीं जी, हुकूमत की तरफ से तो ऑब्वियसली नहीं। जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, जो प्राइवेट होती हैं, जो कि खुद चला रही होती हैं, उसके बाद वो पब्लिक कंपनियां हो गई हैं, ये प्राइवेट हो जाती हैं, बेसिकली इंसेंटिवाइज करती हैं अपनी परफॉर्मेंस दिखा के कि हमारी ये हिस्ट्री है, हम ये प्रोडक्ट चला रहे हैं, या ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा कैटेगरी है। और अपना फ्यूचर प्लान पब्लिक को दिखा के या अपनी बुक्स के थ्रू शो करके वो ये प्रूव करती हैं कि हमारा पोटेंशियल है बेहतर प्रॉफिट कमाने का, और आपके पैसे जब आप हमारी कंपनी में लगाएंगे तो हमारी कंपनी के साथ आप भी ग्रो करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। जाने साहब, इसमें ज़्यादातर ये कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज सिट्टेबाजी का एक अदारा है, या वाकई सिट्टेबाजी का अदारा है या वाकई सरमायाकारी इसमें करनी चाहिए? देखिए जी, मैं तो हमेशा ये बड़ी एग्जांपल देता हूँ जी कि कोई भी स्पोर्ट भी अगर है, वो स्पोर्ट होती है, उसके अंदर जो करने वाले लोग सट्टा कर सकते हैं। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज जो है, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि ये बेसिकली वो कंपनीज जो कि एक पूरे प्रोसेस के थ्रू लिस्ट होती है, जिस हम रजिस्टर्ड का आपने वर्ड यूज किया, विच इज अ प्रॉपर वे, कि एक रजिस्टर्ड कंपनी होती है, एससीसीपी जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है, उसके प्रोसेस के थ्रू वो बनती है कंपनी, फिर अपना कारोबार करती है, फिर वो लिस्ट के लिए पब्लिक पे पास जाने के लिए उसकी फिर एक स्क्रूटनी होती है। तो वो कंपनी एग्जिस्ट करती है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स हो रही होती है। ये कंपनीज का कोई वजूद भी होता है, सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद होती है? एक पुराना वक्त था कि जब शायद कंपनी का कोई इस किस्म का हो। अब तो एवरीथिंग, द कंप्लायंस डिपार्टमेंट ऑफ एससीसीपी सिक्योरिटीज मार्केट डिवीजन है, उनके एक कमिश्नर हैं, और जो भी कंपनी आती है वो पूरे प्रोसेस के थ्रू मैंडेटरी होता है कि लिस्टिंग के वक्त वो अपनी पूरी किताबें जो हैं वो पब्लिक के साथ शेयर करें। कमेंट्स आते हैं, फिर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का एक प्रोसेस होता है। हर क्वार्टर में कंपनी को अपना अकाउंट्स रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं टू द पब्लिक। फिर अब तो मटीरियल इन्फॉर्मेशन और ज्यादा बेहतर के लिए अब जो फ्रंट लाइन रेगुलेटर जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, उन्होंने भी अपने कुछ जिम्मेदारी अपनी ली है कि अगर कोई कंपनी में फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रही है तो वो दे राइट अ लेटर टू द कंपनी कि जी आपकी फ्लक्चुएशन है इस कंपनी में, क्या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं कि जो आप पब्लिक के साथ नहीं शेयर कर रहे। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं। जो बड़े बड़े सरमायाकार हैं, ज्यादा शेयर लेते हैं, वो छोटे छोटे वो रोजाना मारे जाते हैं, रोजाना की बुनियाद पे भी, मंथली वार भी, ऐसा वाकई है इसमें? देखिए जी, ऑब्वियसली हर जगह हर काम के अंदर साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट डिफरेंट होती है, हर कोई अपनी पोटेंशियल अपनी चादर के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। लेकिन जो खा जाने वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो मेरा ख्याल है क्लियर करना बहुत जरूरी है कि कोई भी काम मैं अगर अपनी पोटेंशियल अपनी चादर से ज्यादा करूंगा तो उसमें, क्योंकि रिस्क तो हर कारोबार में, हर बिजनेस में, हर इन्वेस्टमेंट में होता है, तो उसमें उसकी छोटी सी या थोड़ी सी भी जो फ्लक्चुएशन है वो मुझे खा जाएगी। तो इसमें कोई कसूरवार नहीं, बल्कि मैं खुद हूं। तो जो भी इन्वेस्टर है वो अपने पोटेंशियल के मुताबिक इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया, हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है, उसके लिए वेबसाइट होनी चाहिए, मटीरियल इन्फॉर्मेशन वो देगा, क्वार्टरली अकाउंट्स वो देगा। तो इन्वेस्टर जो है वो थोड़ी बहुत अपनी मेहनत करके, रिसर्च करके, इन्फॉर्मेशन हासिल करके जब इन्वेस्टमेंट करेगा और अपनी चादर में रह के इन्वेस्ट करेगा, दिल के
मरीज दिल के मरीज होते हैं इंसान, उनको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? उनके लिए तो खास तौर पे ये जगह है जी कि उनको यहीं पे करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आपका हिस्टोरिकल डाटा उस पर्टिकुलर कंपनी का, उसके पे आउट्स का, उसके स्पॉन्सर्स का, उसके अकाउंट्स का, हर चीज होती है। तो वो डिसाइड करना कि मैंने रिस्कियर, वो तो एक इकोनॉमिक्स का बड़ा सिंपल सा बेसिक सा है कि जी हायर द रिस्क हायर द रिटर्न वाली बात है। अच्छा, इसको मॉनिटरिंग कौन करता है हजूर, इसको स्टॉक एक्सचेंज को, इसका एहतसाबी निज़ाम क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP वो बेसिकली रेगुलेटर है जिसके अंडर स्टॉक एक्सचेंज आती है, और उसके अंदर फिर जो फ्रंट एंड रेगुलेटर, जैसे मैंने अर्ज किया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उनके पास एक पूरा कंप्लायंस का डिपार्टमेंट है जो कि मॉनिटरिंग भी करते हैं, वो कंपनीज को भी मॉनिटर करते हैं, वो स्टॉक ब्रोकर्स को भी मॉनिटर करते हैं, वो इन्वेस्टर्स को भी मॉनिटर करते हैं कि कोई आप होर्डिंग ना कर रहे हो, कोई आप इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। एहतसाबी निज़ाम मौजूद है जी बिल्कुल, जो SECP इसका करती है। सफदर साहब कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की मईशत का आकाश है, क्या वाकई ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं? लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज है वो पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उनमें एक ट्रेंड को इंडिकेट करता है कि अगर ये स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टर्स हैं या जो पोटेंशियल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी नज़र में जो आने वाले दिन हैं उनमें इस इकोनॉमी में बेहतरी की गुंजाइश है। उस इकोनॉमी को आगे आप सब डिवाइड कर लें सेक्टर्स के अंदर, क्योंकि जब स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती है तो ज़रूरी नहीं कि 100% सारे के सारे सेक्टर जा रहे हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज जो हैं वो ऊपर जा रही है। अभी ये देखना ये होता है कि क्या ये एक मैनिपुलेटेड इवेंट है, क्या ये रिफ्लेक्शन ऑफ ओवरऑल सोसाइटी है। तो प्राइमरीली जब आपके ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हों, आपके फॉरेन इन्वेस्टर भी आ रहे हों, जब पेंशन फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो इस बात की इंडिकेशन है कि जो इस वक्त ऑन ग्राउंड रियलिटीज हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं, वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आपके इंडिकेटर्स, आपके GDPs, आपके ग्रोथ रेट, वो सारे पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। तो तभी इन्वेस्टर उसमें आएगा कि अच्छा यार, आज मेरे शेयर की प्राइस 10 रुपए है, तो मुझे आने वाले दिनों में जो ग्रोथ की पोटेंशियल है, जो अर्निंग के पोटेंशियल है, उसमें इसकी वैल्यू 10 से बढ़ के 15-20 होने की तवक्को, और मुझे डिविडेंड भी मिलने की तवक्को। तो स्टॉक एक्सचेंज का फायदा ये है कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ आपको कैपिटल गेन हासिल करने की भी चांसेस होते हैं, और ये एक ईजी वे है। मतलब मैं अगर आज चाहूँ कि मुझे एक स्टील का बिजनेस बड़ा लुक्रेटिव है और उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मुझे बिलियन रुपीज चाहिए। जबकि मैं अगर चाहूँ कि यार इस सेक्टर से मैं पैसा कमा लूँ, तो मुझे मिनिमम 50,000, 20,000, जितना भी मेरे पास है वो मैं जाके इन्वेस्ट कर सकता हूँ। किसी कंपनी में जाके शेयर उसके खरीद सकते हैं आप? मिनिमम 500 शेयर्स की लॉट लेनी है, उससे ज्यादा, उससे कम। जो काम कोई नहीं कर सकता, फिजिकल तौर पे कोई कारोबार नहीं कर सकता, वो अपने शेयर किसी कंपनी के शेयर खरीद सकता है इसमें से? जी बिल्कुल, और ना सिर्फ ये कि आप शेयर्स खरीद सकते हैं, आपके लिए एक सिक्योरिटी है, क्योंकि जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज हैं वो SECP मॉनिटर करता है, स्टॉक एक्सचेंज खुद मॉनिटर करता है, और इटसेल्फ एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बड़ा डिटेल्ड और बड़ा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है। तो जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उसको अच्छी खासी रिगरस किस्म की कॉर्पोरेट कंप्लायंस करनी पड़ती है। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जिसमें उसकी परचेज है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इश्यूज है, उसकी सेल है, उसके मामलात हैं, वो सारे के सारे एक सेट सेल्फ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म में आ जाते हैं। तो लिहाजा जितने भी इन्वेस्टर हैं, बजाय इसके कि वो डबल शॉट टाइप लोगों में जाएं और अपना पैसा जाया करें, उसके लिए बेहतर है कि वो स्टॉक एक्सचेंज में जाएं। स्टॉक एक्सचेंज में डिपेंड करता है कि आप क्या टॉस करके इन्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ चीजें या रियलिस्टिक एनालिसिस दे के जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप रियलिस्टिक एनालिसिस करके चीजों को समझ के इन्वेस्ट करें, तो इससे बेहतर कोई आपके पास सेक्टर नहीं है जहां आप इन्वेस्ट कर सके, चाहे आप छोटे इन्वेस्टर हैं, चाहे आप बड़े इन्वेस्टर। इसका मतलब इसमें जो भी सरमाकारी होती है वो महफूज है, और दिन रोजाना इसको वॉच भी कर सकता है इंसान। मेरा जिस कंपनी में मेरा पैसा लगा है उसके अब शेयर कितने हैं, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी अब मार्केट में क्या वैल्यू है, और कितने बढ़ रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं, उससे भी कोई ज़हनी तौर पे इंसान को कुछ सुकून महसूस होता है। देखिए जी, एक तो इसकी प्राइसिंग आपको डेली और रियल टाइम अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि सुबह मिलेगा फिर दोपहर में फिर शाम में। आप जब भी आप कंप्यूटर पे एक्सेस करें तो रियल टाइम प्राइसेस आती हैं इसके अंदर। और अगर आपको लगे कि जी मैं जहां इन्वेस्टमेंट किया वहां ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है, तो आप किसी भी वक्त उसको सेल कर सकते हैं। मार्केट में बाइंग सेलिंग हर वक्त रियल टाइम, जो भी वर्किंग आवर्स हैं उसमें रियल टाइम हो रही होती है। और अब जरूरी नहीं है कि आप अगर आज बेचना चाहते हैं तो आपको 10 दिन इंतजार करना पड़ेगा। और इसमें ना सिर्फ ये कि प्राइसिंग आपको रियल टाइम डेली बेसिस पे अवेलेबल है, जो कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो भी आपको क्वार्टरली अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आज आपने इन्वेस्ट किया और फिर साल बाद आपको पता चलेगा कि कंपनी किधर जा रही है। और उसमें भी एक ये है कि अगर वो ड्रास्टिकल रिडक्शन में, प्रॉपर बिजनेस है ये, अगर लॉस हुआ तो कैश में जमा करवाना पड़ेगा, अगर मुनाफा हुआ तो आप वो ले भी सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लॉस इसमें आपको जमा नहीं कराना पड़ता। ये वो सिलसिला नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं पार्टनर हूँ तो मेरा अब लॉस हो गया तो सारे पार्टनर इसमें पैसे डालें, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर ओवरऑल
लिमिटेड लायबिलिटी पे बेस है। सारा जो पूरी दुनिया में जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो लिमिटेड लायबिलिटी के ऊपर बेस करता है। अब पाकिस्तान में क्योंकि जो है वो पार्शियल शेयर इशू नहीं होते, फुल्ली पेड शेयर इशू होते हैं, तो अब लॉस की सूरत में शेयर होल्डर को किसी किस्म का पैसा देने की जरूरत नहीं होती। जिस तरह ये पहली दफा पाकिस्तान में 1,10,000 से क्रॉस करके स्टॉक एक्सचेंज, इसका हमारी जीडीपी पे आप जिस तरह बता रहे हैं, करंट अकाउंट सारे पे या टैक्सेशन पे, इन मामला पे भी कोई असरात मुरतब हुए? वन बाई वन एक्सप्लेन करता हूँ। आप ये समझ रहे हैं कि 100 इंडेक्स 1,11,000 क्रॉस कर गया है, तो इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, लोकली भी आ रही है, फॉरेन से भी आ रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है तो आपकी मुल्क की इकोनॉमी बढ़ेगी, आपके रिजर्व बढ़ेंगे, और उसमें जो आपको पिछले 2 सालों में क्राइसिस था वो बेसिकली डॉलर का क्राइसिस था, लोकल करेंसी का क्राइसिस नहीं था, उसमें आपको मिलेगा। दूसरा ये कि इसमें जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, एक रियलिस्टिक और एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे भी करना चाहिए। दूसरा ये कि जितनी भी बाइंग एंड सेलिंग की ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज में होती है उसमें गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलता है। हर बाइंग सेलिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर गवर्नमेंट इनकम टैक्स चार्ज करती है, सर्विस टैक्स चार्ज होता है। प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स हैं वो जितनी सर्विसेज इन्वॉल्व हैं, ब्रोकर्स की, शेयर होल्डर्स की, उन सब सर्विसेज के ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलता है। रेवेन्यू ग्रोथ भी होती है। और दूसरा ये है कि जब भी स्टॉक एक्सचेंज किसी मुल्क के भी ऊपर जा रही होगी तो वो एक जो आप समझ लें जो बारिश का पहला कतरा है उसकी तरह वो इम्पैक्ट करती है कि ये इस बात का इंडिकेशन है कि इस मुल्क की इस इकोनॉमी में बेहतरी की गुंजाइश है और वो बेहतरी की तरफ जा रही है। आपने आज एक यहाँ शेयर खरीद लिए, 1 अरब के आपने डाल दिए स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर ले जाने के लिए, दिखाने के लिए, दूसरे दिन आप वापस उठा लेते हैं, तो फिर कहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज खड़ी होती है? देखिए, कभी पाकिस्तान में भी क्राइसिस आया, इससे पहले बाहर दुनिया में भी क्राइसिस आए, तो इस वक्त जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है वो इस बात पे अमल करती है कि जो बिल्कुल बॉटम है वो हिट ना हो। तो अगर प्राइसेस डाउन जा रही हैं तो ये नहीं कि वो 90% तक कम हो जाएगी, उसमें भी कैप है कि वो 10 या 15% तक अगर नीचे जाएगा तो वो उस पे जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी ट्रेडिंग रोक देगी उस शेयर्स की। तो ऐसा नहीं है कि आप आज बैठे हैं, कल आपका शेयर 10 अरब का था तो आज आप आए तो आपका शेयर जो है वो 0 हो गया। उमर इकबाल खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुशी मनाई 1 लाख का जब फिगर क्रॉस हुआ स्टॉक एक्सचेंज का, दुनिया को भी खुशखबरी दी, अपने पाकिस्तानी अवाम को भी खुशखबरी दी। स्टॉक एक्सचेंज बढ़ने से अवाम का क्या फायदा है, अवाम को क्या मिलता है? स्टॉक एक्सचेंज को एक बैरोमीटर तो कह सकते हैं जी। जो एक आपको इंडिकेटर देता है कि थिंग्स आर गोइंग गुड। लेकिन पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, टोटल 522 कंपनियां हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है इस वक्त। तो 522 कंपनियां जो है वो कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है, ना वो बैरोमीटर है कि वो आपकी ओवरऑल इकोनॉमी को बता रही हो। अगर आप पाकिस्तान की जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो जो टोटल हमारे यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड लिस्टेड है उसका अगर एग्रीगेट करें तो लेस देन 1% है। ये आप ज़हन में रखें, लिस्टेड कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज पर है उसमें पाकिस्तान की तमाम कंपनी के सिर्फ 1% से भी कम लिस्टेड है। यानी कि SCB में 2 लाख से ज्यादा कंपनी रजिस्टर्ड है। जी जी। और सिर्फ 522 कंपनियां लिस्टेड है, ये ज़हन में रखिएगा। जी जी। कि ये कोई ऐसा बहुत बड़ा हमारी इकोनॉमी का स्केल नहीं शो करता। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट छोटी है, यानी कि इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, ना ही यहाँ पर अभी तक लोगों को इतनी अवेयरनेस आई है कि वो स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का रुझान नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये जो छोटा है सरमायादार है ना, उसको मैं कहूँगा कि इसके पास 50,000 या लाख है तो खुदा स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना करे। वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू वो लोग एक्सपर्ट होते हैं या डिफरेंट जो फंड्स बने हुए हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करे और उस इन्वेस्टमेंट के जरिए स्टॉक एक्सचेंज में होने वाली बेहतरी के अंदर वो अपना हिस्सा ले सकता है। जो छोटा इन्वेस्टर है, ये जो आप क्वेश्चन करते हैं ना कि वो छोटी मछली खा गया, वो इस तरह नहीं है जी। हमारी स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट के 2 तरीके कार हैं जी जी। जो एक सबसे बेस्ट है वो है आप अपने पूरे पैसे देकर शेयर्स खरीदते हैं और अपने शेयर्स को उसके बाद लुक आफ्टर करते हैं, बढ़ते हैं, आपको मिलते हैं। एक मार्जिन फाइनेंसिंग है। ज़्यादातर लोग जिनको आप जिक्र कर रहे हैं ना कि छोटा इन्वेस्टर डूब जाता है, वो मार्जिन फाइनेंसिंग के थ्रू आते हैं। वो सर्टन मार्जिन अदा करके शेयर्स खरीद लेते हैं, जब वो नीचे की तरफ गिरता है शेयर तो उनके सारे पैसे डूब जाते हैं। इसलिए अगर आप बाहर की दुनिया में मतलब अमेरिका में जाएं तो वो कहते हैं कि $2.5 लाख से नीचे वाला इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज में ना आए, डॉलर वाला सिर्फ आ सकता है। सिमिलरली मैं पाकिस्तान में ज़रूर अपने इन्वेस्टर भाइयों को मशवरा दूंगा कि अब तो माशाल्लाह यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स और ये जो डिफरेंट इस तरह के इदारे हैं इनकी काफ़ी ग्रोथ है और काफ़ी स्टेब्लिश हो गए हैं। बैंक ने मतलब इस वक्त MCB के म्यूचुअल फंड्स 500 अरब रुपए की सरमायाकारी हैंडल कर रहे हैं। 500 अरब रुपए की 5 ट्रिलियन रुपीस की सरमायाकारी सिर्फ MCB के म्यूचुअल फंड्स हैंडल करें। उनमें पैसा लगाएं,
وہ اپنے یونٹس دیتے ہیں اور اگر انڈیکس 83% بڑھا ہے تو ان کا میوچل فنڈ میں 88% اضافہ ہوا ہے. جی ان دس ایئر UBL از دا بیسٹ پرفارمر. یونائٹیڈ بینک کے جتنے فنڈز ہیں انہوں نے تمام بینکس کو بھی آؤٹ پرفارم کیا ہے, مارکیٹ کو بھی آؤٹ پرفارم کیا. آئی ول اسٹرانگلی ایڈوائز کہ تمام انویسٹرز اس چیز کو دیکھیں. اگر آپ اس کے اوپر اور بھی ہم لوگوں کو باقاعدہ اس میں رہنمائی بھی دے سکتے ہیں, یہ ضروری ہے. یہ جو اسٹاک مارکیٹ میں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ بڑے انویسٹرز کرتے ہیں اور وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنا نفع نقصان کی خود. عمر صاحب, اس کا اسٹاک ایکسچینج ہماری مہنگائی سے یا ہماری شرح سود سے یا ہمارے ڈالر کے ریٹ سے یا یوٹیلٹی بلز سے کوئی تعلق ہے اس کے بڑھنے سے یا کم ہونے سے؟ لیکن بریک سے بعد ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی عمر صاحب, اسٹاک ایکسچینج کا تو ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے. اب اسٹاک ایکسچینج والوں کو مہنگائی کا ذمہ دار بھی ٹھہرا دیں تو وہ زیادہ قوم کو خوشی, ہم مبارکباد تو دیتے نہیں. یہ ہماری وہ تو ایک بیرومیٹر بتا رہے وزیر اعظم صاحب, مہنگائی کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو اسٹاک ایکسچینج میں تو کمپنیز کی پرفارمنس ہے. اگر وہ پیسے اچھے کماتی ہیں تو اسٹاک ایکسچینج بہتر ہو جاتی ہے. ایک جو بات یہ ہے کہ یہ کوئی نہ ایون ٹیکس ریونیوز میں ہمیں شدید شارٹ فال کا سامنا ہے. ڈیلی گوئنگ ٹو دی ٹیکس آفیسز. ابھی جس طرح صفدر صاحب کہہ رہے ہیں تو اسے ٹیکس بھی آتے ہیں. اگر اسٹاک ایکسچینج بڑھتی ہے تو ہمارے ریونیو شارٹ فال ہے جو وہ کم ہونے چاہیے. لیکن وہ بڑے نیگلیجبل ٹیکسز ہوتے ہیں. وہ صرف ٹریڈنگ کے اوپر ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں جی جو حکومت پاکستان لیتی ہے. اس وقت حکومت پاکستان کو جو سیکنڈ ہاف کے اندر جا کر شارٹ فال آئے گا وہ تقریباً 400 ارب روپے کا آ رہا ہے. گزارش یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ نہ ٹیکس کلیکشن بڑھنی ہے, نہ مہنگائی کم ہونی ہے, نہ یوٹیلیٹی بلز کم ہونے ہیں. یہ ایک آپ کی ان کمپنیوں کی پرفارمنس اچھی ہے تو وہ بڑھ رہا ہے. لیکن گزارش میری سے پھر آپ سمجھیں کہ ہم اس چیز کے بجائے ہم ریئل ٹائم جو اپنے ایونیوز کے اوپر بات کریں. اس وقت یہ حال ہے کہ پاکستان نے ایور ہائی قرضے اٹھا لیے ہیں. اب یہ ہم سمجھ نہیں رہے, ہم قرضے واپس کرنے کے لیے مزید قرضے لیتے جا رہے ہیں. مسئلہ کہاں پر ہے کہ ڈالر اکانومی آپ کی تباہی ہے. آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے. پاکستان کی یہ ڈالر کا جو ریٹ, مسئلہ ہی نہیں ہے. ڈالر کا ریٹ رکا ہوا ہے, یہ کوئی مصنوعی ہے؟ پاکستانی روپے کے حساب سے ڈالر کا ریٹ 211 روپے سے اوپر نہیں نکلتا. میں تو 250 سمجھتا ہوں. لیکن وہ پھر کسی پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈالر کا ریٹ کیا ہونا چاہیے. دیکھیں بات کیا ہے اس وقت. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے قرضے لیے ہیں, ان کی واپسی ڈالروں میں نہیں ہے, اس کا سود بھی آپ نے ڈالروں میں دینا ہے. اس سال آپ نے 9400 ارب روپیہ سود میں دینا ہے, جو کہ آپ کے پاس ٹوٹل آپ کی کلیکشن جو پچھلے سال ہوئی تھی 9400 کی تھی. اس کا مطلب پچھلے سال کے 100% کلیکشن کی ایکویلنٹ آپ نے صرف انٹرسٹ کی پیمنٹ کرنی ہے. اس وقت یہ اس حکومت کا مسئلہ نہیں خالی نہیں. جس طرح اسٹاک ایکسچینج اب 1,10,000 پہ گئی, فگر پہ گئی, دنیا نے دیکھا, تو اسے جو غیر ملکی سرمایہ کار ہے یا انویسٹر ہے وہ اپنے پیسے کو لا سکتا ہے. تو پھر اس کو کیا انسینٹیو کیا ہے حکومت سے یا اسٹاک ایکسچینج وہ اپنا پیسہ لائے ادھر؟ میں کئی اس طرح کے اداروں کا بھی کام کرتا ہوں جنہوں نے پاسٹ میں پاکستان میں انویسٹمنٹ کی تھی. میں اب نام بھی لے دیتا ہوں. مطلب میزان بینک میں ایک کویتی کمپنی نے پیسہ لگایا تھا. اب جب کویت کی کمپنی نے اپنے شیئر بیچے, آج 3.5 سال ہو گئے, ہمارا اسٹیٹ بینک نہ اس کو اجازت دیتا ہے سیل کی. $186 ملین میں اس نے 49% شیئر بیچے. اس کو کبھی آج تک اجازت ہی نہیں ملی پیسہ واپس لے جانے کی. جب آپ کے ملک میں یہ حالات ہوں گے تو کوئی کمپنی پاکستان میں فوراً نہیں پیسہ لگائے گی, کیونکہ پیسہ آپ کی ڈالر اکانومی میں پرابلم ہے. آپ کی انفلو کم ہے اور آؤٹ فلو زیادہ ہے. جب تک آپ اس کو کریکٹ نہیں کریں گے آپ کے پاس فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی بہت مشکل ہے. اسی طرح الیکٹرک کا سیل ہوئی شنگھائی کو, اس کی بھی اسٹیٹ بینک نے آج تک اپروول نہیں دی, کیونکہ اسٹیٹ بینک کہتا ہے جی میرے پاس تو اس کو فورن کرنسی, کیونکہ اس میں سعودی ابراج اور یہ کویت کے النور کویت والے مالک ہیں, تو اس کی بھی نہیں تھرو ہو سکی. آپ دیکھیں جب تک آپ فارنر کو یہ ایشورنس نہیں دیں گے کہ آپ یہ پیسہ, دیکھیں انویسٹر تو ہوتا ہے بڑا سینسٹیو, وہ کہتا ہے میں جب دل کرے لاس ہو یا پروفٹ ہو میں اپنا پیسہ واپس لے جا سکتا. لیکن پیچھے تو ہم نے سنا ہے 5-5 ارب جن کے لگے ہوئے تھے اس میں اسٹاک, وہ 35 ارب روپے کما کے چلے گئے. جو جس نے 5 کروڑ لگائے تھے وہ 1.5 ارب روپے کما کے, ڈبل 66 سے زیادہ پیسہ کما کے چلے گئے. جائے نہیں سکا لے کر پیسہ. جی جی فوراً دیکھیں آپ نے جو ڈیویڈنڈ کے پیسے ہے نا, جی جتنی کمپنیوں میں باہر والوں کی سرمایہ کری ہے, اس وقت میں موبی صاحب پاک میں نام اس لیے لیتا جا رہا ہوں تاکہ کسی دوست کو بام نہ رہے.
मोबी सर पाकिस्तान मेरा एक क्लाइंट है, 2021 का डिविडेंड अभी तक पेंडिंग है, हम नहीं दे सकते, हमारे पास वो कुछ स्टेट बैंक की तो प्रूफ हमारे पास डॉलर नहीं है, डॉलर को रोकने के लिए हम सिर्फ ये करते हैं। वो नई इन्वेस्टमेंट तो अलनूर कुवैत ने, एक वक्त था पाकिस्तानी वहाँ पर कुछ दोस्त जो की पोजीशंस पे थे, वो 18 इस वक्त 8 से 18 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करता है। पाकिस्तान का शेयर हमने मुकर्रर करवाया था 5%, अब जीरो हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान से हम पैसा ही नहीं ला सकते तो देयर इज नो नीड ऑफ इन एनी फर्दर। फिर गैर मुल्क से जो इन्वेस्टमेंट है वो क्यों सरमायाकारी क्यों करेंगे स्टॉक एक्सचेंज में? इसीलिए तो सर पिछले 2 साल में अब तक कोई फॉरेन सरमायाकारी नहीं आ सकी पाकिस्तान में। आप गौर तो करें कि जी, जी। पीआईए को बेचने के लिए हमने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, और एक लोकल इन्वेस्टर, वो भी प्रॉपर्टी टाइकून। और जब पाकिस्तान जिस आप 200 कंपनी बता रहे हैं, चंद कंपनी इसमें 522 कंपनी है, हमारे पाकिस्तान के चैम्बर्स हैं, इंडस्ट्रियल है, बिजनेसमैन है, ताजिर बरादरी, इस तरफ कभी राग़ब नहीं हुई। ताजर बरादरी तो चूंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है। ये मैं कहूंगा कि एसईसीपी ने बेहतरीन एक निज़ाम बना दिया हुआ है, जबरदस्त एहतसाब का इदारा है वो, ब्रोकरों को, स्टॉक एक्सचेंजेस को, कंपनियों के ऊपर उसकी गिरफ्त है, हर एक को पूछता है, बाकायदा हिसाबात लिए जाते हैं। ये एक बेसिक उसने प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया है। आई विल इनकरेज, कम से कम जो अपर मिडिल क्लास है उसको आना चाहिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट, जिसका पैसा 2 करोड़ या 10 करोड़ जिसने बैंक में रखा हुआ है सेविंग के लिए, उसको आना चाहिए, उसको स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाना चाहिए। उसके लिए बेहतरीन और इस्लामिक मेथड है कि आप लाकर अपना पैसा एक ऐसे एक्सपर्ट के हाथ में देते हैं जो कंपनी चला रहा है, और आप दोनों मिलके प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन इसमें वो सट्टे वाला आंसर कम कर देना चाहिए बड़े अरसे से, बल्कि सट्टा वाकई चलता है वैसे। अब मार्जिन फाइनेंसिंग सट्टेबाजी है ना। जी, जी। मैं मार्जिन पे काम करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ बढ़ता है या घटता है, तो नफा नुकसान लेके निकल जाता हूँ, तो वो सट्टेबाजी। शरह सूद जिस तरह 15% हुई है, सुनने में जरा ये भी बता रहे हैं और भी कम होगी, शायद सिंगल डिजिट पे भी आ जाए, तो उसे भी स्टॉक एक्सचेंज पे असर पड़ेगा। देखिए जितनी लिस्टेड कंपनी थी, मसलन एक लिस्टेड कंपनी ने पिछले साल 100 बिलियन की सेल, कोविड के दौरान, जी जी, अरबों रुपया कमाया जी, उसका 1 बिलियन प्रॉफिट है, क्योंकि उसको सूद की मद में उस साल में 18 बिलियन देना पड़ा था। अब अगर ये 24% रेट था, अब अगर सूद का रेट हो जाएगा 9% या 10%, तो उसको नेचुरली उसके प्रॉफिट में 10 बिलियन का गेन आएगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, इसके बिजनेसेस को बहुत फायदे, और खासतौर पर लिस्टेड कंपनियां सबसे बड़ी बारोवर्स है पाकिस्तान में, सबसे बड़ी बारोवर्स भी लिस्टेड। अगर स्टॉक एक्सचेंज हमारी 2 लाख साल में जो उन्होंने टारगेट अगले साल में रखा है 2 लाख से ज्यादा इसकी फिगर क्रॉस कर जाएगी, तो हमारी मुआशत जीडीपी जिस तरह सफदर साहब कह रहे उसमें आएगा। इसका कोई ताल्लुक हमारी मुआशत से कोई ताल्लुक नहीं है, मुआशत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इसका। जीडीपी इसलिए ऐसे बेहतर, अगर ये लिस्टेड कंपनियां ज्यादा पैसे कमाती हैं, बेहतर सेल्स करती है, तो वहाँ जीडीपी जरूर बढ़ेगा, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज का डायरेक्टली जीडीपी के ऊपर असर ना देखे, जीडीपी के साथ उसका ताल्लुक नहीं। जानते साहब, ब्लैक मनी सेक्टर, प्रॉपर्टी सेक्टर में लोग लगाते थे, इस स्टॉक एक्सचेंज में ब्लैक मनी को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, सरमायाकारी कर सकते हैं? अच्छा जी, एक तो खैर मैं थोड़ा सा वो जो आप इंडेक्स की बात कर रहे थे ना, मैं थोड़ा सा उस पर बात सिर्फ करना चाहूँगा, जो इसको हम ये लाख इंडेक्स या 2 लाख की बात करें, ये KSE 100 इंडेक्स इसको कहते हैं, ये 100 कंपनीज का इंडेक्स है। जिस तरह उमर भाई ने फरमाया कि 500 कंपनीज अगर लिस्टेड हैं, तो ये जो इंडेक्स जो हम देख रहे होते हैं ना, ये 100 कंपनीज का, वो उसका एक क्राइटेरिया है कि इस 100 में कौन सी आती हैं, वॉल्यूम बेस्ड होनी चाहिए, वो पूरा उसका एक क्राइटेरिया है। लेकिन ये जो उन 100 कंपनीज की मूवमेंट से ये है, बाकी जो ओवरऑल दूसरी उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें, इस इंडेक्स में नहीं है, इस इंडेक्स में, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपने ब्लैक मनी का कहा, फिर वही बात जहां से आपने ही बल्कि शुरू की थी रिगार्डिंग कंप्लायंस और रेगुलेशन। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस बात को समझते हुए कि जी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ी चीज है, टेरर फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ी चीज है, ब्लैक मनी को भी हम उसी कैटेगरी में लेकर आते हैं। वो पैसा जो है वो कभी भी फायदेमंद नहीं होता और उसका इवेंचुअली नुकसान होता है इकोनॉमी को भी और ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे शायद बिजनेस में भी। तो अब वो कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स इतनी हो गई हुई हैं कि जो पैसा होता है वो बैंकिंग चैनल से ही सिर्फ आ सकता है। जो इन्वेस्टर है वो भी पूरा रजिस्टर्ड, बायोमेट्रिक, इस किस्म के कई स्टेप्स रखे गए जिसमें ये इंश्योर किया गया है कि जो पैसा है वो लीगल पैसा हो, लीगल तरीके से आए, जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट होते हुए भी और स्टॉक एक्सचेंज से निकलते हुए भी। तो उस प्रोसेस के अंदर वो ब्लैक मनी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अब नहीं है। अगर अब जिस तरह बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, हमारा मुल्क जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज जा रही है, इसमें लोगों को राग़ब करने के लिए जिस तरह वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं, गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए भी, मुल्की इन्वेस्टर के लिए भी, आप क्या तजवीज़ करेंगे, किस तरह करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स के हवाले से तो खैर वो जो इश्यूज हैं, देम नॉट बीइंग एबल टू टेक देयर मनी अवे, वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन इंसेंटिवाइज करने से के हवाले से अभी पाकिस्तान स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन ने बजट के मौके पे भी अपनी जो तजावीज़, उसमें वन ऑफ द पॉइंट वाज कि जी फॉरेन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के जो इंसेंटिव दिया जा सकता है उनको, बहुत सारे जिस तरह कैपिटल गेन्स टैक्स भी है और टैक्सेस भी हैं, फिर ये पैसों की जो रेमिटेंस है, कमिंग इन कमिंग आउट, ये चीज़ें अगर जो मेन जो पिंचिंग पॉइंट्स होते हैं उनको अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा एम्फसाइज करे और जो इनके डेलीगेशन बाहर जाते हैं और जो फंड्स बहुत सारे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके थ्रू ही अगर और जगहों पर इन्वेस्ट करें तो
डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट फॉरेन। अच्छा जाने साहब, जिस तरह डबल शाह का कॉन्सेप्ट चला, बड़ा मशहूर हुआ, लोगों ने 1 लाख जमा कराया, 2 लाख ले लिए। स्टॉक एक्सचेंज में भी तीसरा 5-5 अरब वाले 35-35 अरब ले गए। इसमें डबल शाह की तरह पैसा कमाने के लिए लोगों को किस तरह सरमायाकारी करनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट को देखते हुए ये जरूर सोचना चाहिए कि जो रिटर्न है वो प्रैक्टिकल हो। किस कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा, किसका रेट ऊपर जाएगा, कौन सी बढ़ेगी? जिस तरह साजगार अभी हैवल ने बड़ा बिजनेस किया, 70 से कहाँ 600-700 पे भी चले गए इंडेक्स। किस तरह लोगों को किस तरह अंदाजा होता है? मैं थोड़ा सा उससे जरा एक स्टेप पीछे जरा हट के बात कर रहा हूँ कि ये डबल शाह का कॉन्सेप्ट लेके स्टॉक एक्सचेंज में तो एक तो लोगों को नहीं आना चाहिए। जी जी, ये सोच के आना चाहिए कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में रिस्क बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, रिस्क फैक्टर भी है, और एक जो रिटर्न है वो रीजनेबल रिटर्न होना चाहिए। उसके अंदर हाँ पोटेंशियल है टू गेट दैट अमाउंट और दैट परसेंटेज ऑफ रिटर्न, लेकिन ये एक इन्वेस्टमेंट है जिसका ताल्लुक है वो उन स्पेसिफिक कंपनी से है। और ये भी सोच के आना चाहिए हम ब्लैक मनी को 2 नंबर तरीके से स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी नहीं कर सकते। बिल्कुल यही सोच, और दुरुस्त तरीके से करनी है। जो सेविंग में पैसे हमने रखे हैं बैंकों में, वो स्टॉक एक्सचेंज में लाने हैं, तो कौन कौन सी कंपनी को चेक किस तरह कर सकते हैं हम, उसके रेट को, वो जो सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो नाज़रीन जानना चाहते हैं, जिनके पास पैसा है वो लगाना चाहते हैं, किस तरह लगाएं? पैसा तो ऑब्वियसली लगाने का तो प्रोसेस, आप किसी स्टॉक ब्रोकर के पास जाएंगे या किसी म्यूचुअल फंड में जाएंगे, जो कि म्यूचुअल फंड में भी ऑब्वियसली कैटेगरीज होती हैं। यानी डायरेक्ट किसी कंपनी का शेयर में हम वो नहीं खरीद सकते, म्यूचुअल फंड्स में जाके? नहीं, मैंने बताया 2 तरीके हैं। एक तो आप स्टॉक एक्सचेंज में अगर डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो आप थ्रू अ स्टॉक ब्रोकर करते हैं, ठीक है। तो वो आप डायरेक्टली का मतलब ये होता है कि ब्रोकर अलग है और कंपनी अलग है। कंपनीज वो हैं जो कि लिस्ट होती हैं, जिनके शेयर परचेज सेल होते हैं। उन शेयर्स को परचेज सेल करने के लिए स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं जो वो परचेज सेल करने के लिए ऑथराइज होते हैं। ठीक है। जो आम इन्वेस्टर है उसको वो शेयर परचेज सेल करने के लिए उस स्टॉक ब्रोकर के पास जाके अकाउंट खोलना होता है। अकाउंट खोलने की रिक्वायरमेंट हमारे पाकिस्तान में 90% लोगों को पता ही नहीं है स्टॉक एक्सचेंज है क्या है। बेसिकली इसमें सरमायाकारी किस तरह कर सकते हैं, किसी को पता ही नहीं है। वो चंद बंदे जो करते हैं उनको पता हो सकता है, 10% हो सकते हैं। बिल्कुल, वो परसेंटेज, जिस तरह आपने पब्लिक लिमिटेड लिस्टिंग की भी बात हुई कि जी 2 लाख हैं और जिस तरह 500 लिस्टेड हैं, उसी तरह हमारी आबादी अगर 25 करोड़ की है और सिर्फ 3 लाख इन्वेस्टर, ये चीज किसी ज्यादा डिसमिनेट करने की, इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सिर्फ गवर्नमेंट की है, SECP की है, बल्कि स्टॉक ब्रोकर्स की भी है कि वो अपनी आउटरीच बढ़ाएं। और ये जो पिछले चंद सालों में कैटेगराइजेशन, ट्रेडिंग ओनली और डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ब्रोकर्स बनी है, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव वाज कि जी आप कंप्लायंस वाला फंक्शन जो है वो आउटसोर्स करें, और स्टॉक ब्रोकर्स का जो काम इन्वेस्टर्स के साथ आउटरीच करने का, पहुंचने का, उनको इन्फॉर्म करने का, एजुकेट करने का है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ताकि इन्वेस्टर बेस बढ़ सके, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी हो और वो इस इन्वेस्टमेंट के एवेन्यू से फायदा उठा सके। तो अगर साहब आप क्या समझते हैं, अगर सरमायाकार स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी करे या वैसे मैन्युफैक्चरिंग में करे, कंपनियों में करे, अपनी कंपनी बना के बढ़ाए, आप क्या तजवीज़ करते हैं? देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपर्टीज और आपके पास अवेलेबल सरमाया। जैसे मैंने पहले भी मिसाल दी कि अगर मैं ये देख रहा हूँ कि एक स्टील के बिजनेस में बहुत पैसा बनाया जा सकता है, तो अब मैं अगली स्टेप पे ये देखूंगा कि स्टील में लगाने में अमाउंट कितनी चाहिए। सपोज वो आता है कि 2 अरब रुपया चाहिए, तो मेरे पास अगर 2 अरब रुपया नहीं है तो इसका मतलब मैं बिजनेस में नहीं आ सकता। और दूसरा तरीका ये है कि मैं स्टॉक एक्सचेंज में जाऊं, वहां जो स्टील में लिस्टेड है मैं उधर इन्वेस्ट करूं, और जब वो पैसा कमाएगी तो मैं उस पैसे में से अपना हिस्सा या अपना डिविडेंड जो है वो रिसीव करूं। और डिविडेंड के साथ साथ मैं जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो कैपिटल गेन भी अर्न कर सकता हूं। तो स्टॉक एक्सचेंज में डबल प्रॉफिट के जो है वो चांसेस होते हैं। तो इसलिए आप डिपेंड करता है कि आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स क्या है और आपकी एक्सपर्टीज क्या है। मेरी राय में ऐसे लोग जिनके पास फंड्स शॉर्ट हैं या जिनकी एक्सपर्टीज नहीं है, क्योंकि हर बंदा तो हर बिजनेस में नहीं जा सकता, तो उनके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म और एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म जो है वो स्टॉक एक्सचेंज है, उधर उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जिस अब मुल्क हालात है, इकोनॉमिक्स से हमारी मुआशी हालात हैं, सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम है, ऐसी सूरत हाल में मुल्क को जरूरत तो है पैसों की, हमारी मुआशी हालात को दुरुस्त करने की। वो स्टॉक एक्सचेंज ही है और भी कुछ है? देखिए, मुल्क के अगर आपने मुआशी हालात किसी भी मुल्क के देखने होने तो उसके 4 या 5 पैरामीटर हैं जिसे आपने देखना होता है। नंबर 1 इंटरेस्ट रेट है, क्या वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। हमेशा जिस मुल्क की इकोनॉमी ग्रो कर रही होगी उसमें आपको इंटरेस्ट रेट या स्टेबल या नीचे की तरफ आ रहे होंगे। दूसरा ये कि इन्फ्लेशन किधर जा रही है। हमेशा एक मॉडरेट इन्फ्लेशन या स्लाइटली डाउनवर्ड जो इन्फ्लेशन है वो इंडिकेशन होगी कि इस मुल्क में स्टेबली इकोनॉमी बेहतर होगी। तीसरा ये कि क्या वहाँ पे जो GDP है उसका ग्रोथ रेट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या वो
स्टेगनेंट है। तो जहां जीडीपी ग्रोथ रेट पॉजिटिव आ रहा होगा वो उसकी परसेंटेज कुछ भी है, वो 1% भी हो सकता है, 60% भी हो सकता है, वो एक इंडिकेटर होगा कि इस मुल्क की इकोनॉमी जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। चौथा आपके रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हो सकते हैं, वो गोल्ड के रिजर्व भी हो सकते हैं। तो क्या उस मुल्क के पास इतने रिजर्व हैं कि वो अपनी जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है या इंपोर्ट अगर हम प्रिसाइसली कर लें उसको रीपे कर सके। बेंच मार्क रखा जाता है कि आपके पास एटलीस्ट 3 से 4 महीने की इंपोर्ट्स के रिजर्व होने चाहिए एज ए मिनिमम। ये अगर चीजें हैं और आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ रही है तो ये इस चीज का इंडिकेटर है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो दुरुस्त सिमत में जा रही है। उमर इकबाल खान साहब, आखिर में सिर्फ 2 मिनट है। सफदर साहब ने 5 इंडिकेटर बताए, आप समझते हैं अगर उस पर हम मौजूद हैं तो आगे हमें क्या करना चाहिए, अगर नहीं है तो उस पर पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त अभी तक तो टेक ऑफ करने की कोशिश कर रही है। देखिए इकोनॉमी हमारी बड़ी नीचे चली गई थी, हम उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ये कि आपका ग्रोथ रेट 1-2% के करीब आ जाएगा जो सारे वर्ल्ड बैंक वगैरह फोरकास्ट कर रहे हैं। लेकिन असल प्रॉब्लम आपकी सिर्फ आप देखिए, हमें अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन की ज़रूरत है मुल्क में। हमें ये ज़रूरत है कि हमने किस तरह इंपोर्ट्स को कम करके सेल्फ रिलायंट होना है, फिर ही हमारा मुल्क बचता है। देखिए कोई दुनिया का मुल्क $80 बिलियन की इंपोर्ट्स के साथ और $60 बिलियन की टोटल एक्सपोर्ट बकेट, अब तक एक्सपोर्ट भी नहीं रही, एक्सपोर्ट प्लस फॉरेन रेमिटेंस दोनों शामिल मैं कर रहा हूँ, सही उसमें सर्वाइव नहीं। आपने जब कर्जे में देने हैं उन्होंने रुपए तो ले देनी आपसे, यू हैव टू इंप्रूव योर एक्सपोर्ट बकेट। आपको उसको बकेट को बड़ा करना है और अपने इंपोर्ट को कम से कम रखना है। इसके ऊपर अभी बहुत काम करने की जरूरत है। राइट नाउ तो इसके ऊपर सड़ तोड़ कोशिश हो रही है और हमने अब देखें इस वक्त पाकिस्तान में हम इंपोर्ट 360 डेज के क्रेडिट के ऊपर भी हुकूमत ने इजाज़त दी है। अगर उसकी मैं पेमेंट डालूँ ना $9 बिलियन उसमें पेबल है। $9 बिलियन आपका ऐसी इंपोर्ट का पेबल है जो कंज्यूम कर चुके हुए हैं और उसकी पेमेंट नहीं अभी हुई, चाहे वो जिस तरह भी मार्केट में सेट ऑफ हुई है वो फिर एक अलग टॉपिक है। लेकिन बात ये कि जिस मुल्क में ये प्रॉब्लम्स चल रही हों वहाँ पर स्टॉक मार्केट्स में जिटरी हो सकता है। 2008 की मैं आपको बात बताऊंगा, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 6 माह क्लोज रही थी और 55% गिरी थी, 55% डाउन रही थी, तब जाके बहाल हुई थी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट। मैं अपने इन्वेस्टर्स को ज़रूर कोशिश करूंगा कि इस वक्त मार्केट में कुछ शेयर्स बड़े इन्फ्लेटेड लेवल्स पे हैं, उनकी तरफ बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें और मिर्ज़ा साहब जैसे किसी समझदार ब्रोकर से या किसी अच्छे एडवाइजर से ज़रूर मशवरा करें इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वरना ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए मुश्किल भी है। उमर साहब आपको बहुत शुक्रिया, सदर साहब आपको बहुत शुक्रिया, इजाज़त मिर्ज़ा साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारा एक्सपर्ट का आपने गुफ्तगू सुनी। ये मुल्क हमारा है और हम इस मुल्क में हमने रहना है। इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए हम सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी करें या आप मैन्युफैक्चरिंग में करें, इस मुल्क के लिए जो कुछ आप करना चाहते हैं वो लाजमी करें। टैक्स देंगे तो वो टैक्स का पैसा आपके अवाम पर खर्च होगा, अवाम खुशहाल होगी, आपके तालीमी इदारे खुशहाल होंगे, आपका सेहत का निज़ाम खुशहाल होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।